Hi everyone, I am Sakshi Kanotra and today we are going to study about endoplasmic reticulum, the first part of endomembrane system. Now what is endomembrane system? Endomembrane system के अंदर वो ऑर्गेनेल्स आएंगी जो एक ग्रुप में काम कर रही है और एक ही चीज के लिए काम कर रही है, जैसे कि इट इज अ ग्रुप ऑफ प्रोटीन ट्रैफिकिंग, प्रोटीन ट्रेडिंग, प्रोटीन का इंपोर्ट करना या एक्सपोर्ट करना, membranous organelles which function in close coordination with one another. तो ये जो organelles endomembrane system के अंदर आ रही है, ये एक ही काम कर रही है, जैसे कि प्रोटीन ट्रेडिंग, एक्सपोर्ट या फिर इंपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स, और ये एक दूसरे के क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम कर रही है, एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में काम कर रही है, एक साथ काम कर रही है एक ही चीज के लिए. अब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर कौन सी ऑर्गेनेल्स आती है? सबसे पहली ऑर्गेनेल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकंड ऑर्गेनेल इज गोल्जाई कॉम्प्लेक्स या गोल्जाई एपरेटस, थर्ड इज लाइसोसोम एंड द फोर्थ वन इज वैक्यूल्स. तो ये चारों ऑर्गेनेल्स जो हैं ये प्रोटीन ट्रेडिंग करती हैं और एक साथ एक कोऑर्डिनेशन में काम करती हैं. अब अगर हम बाकी ऑर्गेनेल्स की बात करें, जैसे कि प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम, अब इनका जो फंक्शन है ये कोऑर्डिनेटेड नहीं है, ये सारी की सारी कोऑर्डिनेटेड नहीं है, इसीलिए ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर नहीं आती. फंक्शंस ऑफ अदर ऑर्गेनेल्स आर नॉट कोऑर्डिनेटेड एंड देयरफॉर दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. तो एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं कि चारों ऑर्गेनेल्स जो हैं ये प्रोटीन ट्रैफिकिंग कैसे करती हैं. सो दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये पूरा का पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. दो तरीके के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, रफ का मतलब है कि इसकी जो बाहर की मेम्ब्रेन है इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है जो इसको एक रफ अपीयरेंस देते हैं, एक ग्रैनुलर अपीयरेंस देते हैं. स्मूथ की बाहर की सरफेस जो है ये स्मूथ है क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम्स जो है वो एब्सेंट है. अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये कॉन्टिन्यूअस होता है जो न्यूक्लियर एनवेलप है उसकी बाहर की मेम्ब्रेन के साथ. इस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये कॉन्टिन्यूअस होता है विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप. अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये देखो यहाँ से एक वेसिकल बड ऑफ कर रहा है और एक ट्रांसपोर्ट वेसिकल बना. तो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसपोर्ट वेसिकल फ्रॉम ईआर. अब इस वेसिकल के अंदर सपोज कि प्रोटीन प्रेजेंट है. अब इस प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करना है, या तो ये प्रोटीन सेल के बाहर जाएगा या फिर ये प्रोटीन क्या करेगा, लाइसोसोम भी फॉर्म कर सकता है. अगर इस प्रोटीन को लाइसोसोम फॉर्म करना है, अगर इस वेसिकल को लाइसोसोम फॉर्म करना है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर प्रोटीन को एक्सपोर्ट करना है सेल मेम्ब्रेन के बाहर. अब यहाँ पे ये जो वेसिकल है ये गोल्जाई कॉम्प्लेक्स जो है, दिस इज गोल्जाई. सो इससे ये फ्यूज करते करते ये सिस फेस ऑफ द गोल्जाई है जो ईआर को फेस कर रहा है और ये ट्रांस फेस ऑफ द गोल्जाई है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फेस कर रही है. तो गोल्जाई का काम है कि प्रोटीन के अंदर उसको फंक्शनल बनाने के लिए उसका कॉन्फर्मेशन चेंज करे. तो जो प्रोटीन है वो मेच्योर हो जाता है गोल्जाई कॉम्प्लेक्स के अंदर, या फिर गोल्जाई कॉम्प्लेक्स के अंदर प्रोटीन के साथ कुछ एक्सेसरी कार्बोहाइड्रेट या फिर लिपिड मॉलिक्यूल्स जो वो लग जाते हैं जो प्रोटीन को मेच्योर बना देते हैं, प्रोटीन को फंक्शनल बना देते हैं. तो इस तरीके से सपोज ये वेसिकल जो है ये फंक्शनल प्रोटीन बना रहा है और इस प्रोटीन को सेल के बाहर जाना है, सेल के बाहर ट्रांसपोर्ट करना है. तो ये वेसिकल जो फॉर्म हुआ है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज कर जाएगा और जो भी प्रोटीन है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ट्रांसपोर्ट कर देगा. अब सेकंड ये भी आता है कि यहाँ से लाइसोसोम भी है फॉर्म कर सकता है. लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम के अंदर बहुत सारे एसिड हाइड्रोलेसेस एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो काम आते हैं डाइजेशन के. तो लाइसोसोम फर्दर किसी वैक्यूल से या किसी वेसिकल से फ्यूज कर सकता है फॉर द डाइजेशन. तो सबसे पहले हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिटेल में पढ़ लेते हैं, देन विल स्टडी अबाउट द अदर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की ऑर्गेनेल्स. So endoplasmic reticulum it was discovered independently by दो साइंटिस्ट. कौन से साइंटिस्ट हैं? पहला साइंटिस्ट है पॉटर और दूसरा साइंटिस्ट है थॉमसन. तो 1995 में
इन दोनों साइंटिस्ट ने इंडिपेंडेंटली कोई काम किया होगा, अलग अलग कोई काम किया और इन्होंने खोज की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसमें 3 चीजें पहले देख लेते हैं, 3 इंपॉर्टेंट चीजें। अब 3 चीजों, एक है सिस्टर्ने, दूसरा है टिब्यूल्स और तीसरा है वेसिकल्स। अब इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है? सिस्टर्ने का मतलब है कि फ्लैट इंटरकनेक्टेड सैक्स जो हैं, इस तरीके से फ्लैट सैक्स जो हैं ये इंटरकनेक्टेड रहते हैं, इसको बोलते हैं सिस्टर्ने। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो सिस्टर्ने, टिब्यूल्स या वेसिकल्स के फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है। तो यहाँ पे भी इस डायग्राम में भी आपने देखा है कि इस तरीके से ये सिस्टर्ने के फॉर्म में प्रेजेंट है और ये इंटरकनेक्टेड है, तो इसको बोलते हैं सिस्टर्ने। सो सिस्टर्ने आर द फ्लैट interconnected sac-like particles of the ER. So these are flat interconnected sac-like parts of the ER. Vesicles क्या है? Vesicles जो है these are oval sacs. ये oval या rounded sacs हैं. So vesicles are oval और rounded sacs. अब ये जो vesicles हैं, जब ER के अंदर vesicles present, ER जो है वो vesicles की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ER जो है वो ओवल फॉर्म में प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं माइक्रोजोम्स, उसको बोलते हैं माइक्रोजोम्स। अब ईआर ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है। ट्यूब्यूल्स का मतलब है कि ट्यूब लाइक एक्सटेंशंस की फॉर्म में प्रेजेंट है, इस तरीके से ट्यूब लाइक एक्सटेंशंस बन रहे हैं। अब 2 तरीके के ईआर हो सकते हैं। द फर्स्ट वन इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोलते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब है कि इसकी जो सरफेस है इसके ऊपर बहुत सारे राइबोसोम्स लगे हुए हैं, इसके ऊपर बहुत सारे राइबोसोम लगे हुए हैं, जिसकी वजह से उसको ग्रैन्युलर अपीयरेंस देता है। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसकी सरफेस पे ग्रैन्यूल्स नहीं है। ग्रैन्यूल्स कौन से ग्रैन्यूल्स? राइबोसोम्स नहीं है। तो राइबोसोम का स्ट्रक्चर भी हम बाद में देखेंगे। नाउ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज स्मूथ मेम्ब्रेन्स एंड इट डजंट बेयर राइबोसोम्स, और इसी को हम ए ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज रफ मेम्ब्रेन्स बिकॉज नंबर ऑफ राइबोसोम्स अकर अटैच्ड टू देयर सर्फेसेस। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोलते हैं। अब एक और चीज, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये अंदर से जो न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है, बाहरी मेम्ब्रेन, इसकी कॉन्टिन्यूशन में रहता है। इस तरीके से न्यूक्लियस की जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है इसकी कॉन्टिन्यूशन में रहता है, और कई जगह पे, कुछ जगह पे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पहुंच जाता है। तो यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे बताया नहीं गया हुआ, तो यहाँ से कभी कभी क्या है, ये एक तो न्यूक्लियस की जो बाहर की मेम्ब्रेन है उसकी कॉन्टिन्यूशन में रहेगा, और ये बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक भी एक्सटेंड करता है, उसकी लाइनिंग तक भी जाता है। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज ऑफ यूकैरियोटिक सेल रिवील्स द प्रेजेंस ऑफ नेटवर्क और रेटिकुलम। रेटिकुलम का मतलब है नेटवर्क, और नेटवर्क किसका है? टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स स्कैटर्ड इन दी साइटोप्लाज्म, जिस ऑर्गेनेल को हमने नाम दे दिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये इंटरसेलुलर स्पेसेस को 2 डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देता है। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड्स द इंटरसेलुलर स्पेसेस इनटू 2 कंपार्टमेंट्स। अब जो पार्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर आता है, जितना भी स्पेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर आएगा, जितना भी स्पेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर आएगा उसको बोलेंगे लुमिनल, और जितना भी स्पेस साइटोप्लाज्म के अंदर आएगा उसको बोलेंगे एक्स्ट्रा लुमिनल। सो लुमिनल मतलब इनसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक्स्ट्रा लुमिनल मतलब साइटोप्लाज्मिक कंपार्टमेंट्स में। नाउ एट प्लेसेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कनेक्टेड विद प्लाज्मा लेमा एज वेल एज न्यूक्लियर एनवेलप, राइट? मैंने बता दिया अंदर की साइड से ये न्यूक्लियर एनवेलप की बाहरी सरफेस से अटैच रहता है, और कुछ प्लेसेस पे ये प्लाज्मा लेमा से अटैच रहेगा। ना प्लाज्मोडेस्मेटा, कल ही पढ़ा था हमने, प्लाज्मोडेस्मेटा जो है प्लांट सेल्स के अंदर इट कंटेन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन द फॉर्म ऑफ डेस्मोटिब्यूल्स। तो वहां पे हमने देखा था जो स्पेसेस हैं, जो प्लाज्मोडेस्मेटा है उसके अंदर डेस्मोटिब्यूल की फॉर्म में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट रहता है, जिसके ऊपर बहुत सारे माइक्रो चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज क्वाइट एक्सटेंसिव इन मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स। तो जो सेल्स बहुत ज्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव हैं उनको डेफिनेटली बहुत ज्यादा प्रोटीन्स की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये उन सेल में बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव रहता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। एग्जाम्पल है सेल्स ऑफ पैंक्रियाज एंड लिवर। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये स्टोरेज सेल्स के अंदर ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो ये सिंपल होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये सिंपल होता है इन स्टोरेज सेल्स। इसका एग्जाम्पल है कि ये एडिपोज सेल्स के अंदर ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। अब स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर ये वेसिकल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है और ये बहुत ज्यादा रिड्यूस होता है। अब हमने पढ़ा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर वेसिकल्स की फॉर्म में प्रेजेंट हो तो उसको बोलेंगे माइक्रोसोम्स। अब और इम्पोर्टेंट पॉइंट आ गया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन सी जगह पे कौन से सेल्स में एब्सेंट रहेगा। सो इट इज एब्सेंट इन एग्स, मैच्योर एरिथ्रोसाइट्स। मैच्योर एरिथ्रोसाइट्स में तो न्यूक्लियस भी नहीं होता, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं होता। एम्ब्रियोनिक सेल्स, रेस्टिंग सेल्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। सो इसका फंक्शन देख लेते हैं। सो कॉमन फंक्शन क्या है, सबसे पहले कॉमनली पढ़ लेते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनका कॉमन फंक्शन क्या है। तो पहली चीज है मैकेनिकल सपोर्ट। अब ऑलमोस्ट पूरे के पूरे सेल में ये क्या कर रहा है, न्यूक्लियस से प्लाज्मा लेमा तक एक्सटेंड कर रहा है, तो मैकेनिकल सपोर्ट देना तो बनता है इसका। नेक्स्ट जो है प्रोटीन ट्रैफिकिंग में काम कर रहा है, तो ये एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स भी करता है, ऑस्मोसिस भी करता है, डिफ्यूजन भी करता है, सर्कुलेट और ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स विद इन द सेल और इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। तो इसका काम ये भी है कि सर्कुलेट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल्स को विद इन द सेल or into and out of the cell. Now it also produces new nuclear envelope after each nuclear division. अब देखा ही था हमने कि जो न्यूक्लियर एनवेलप है उसकी बाहर की सरफेस से जो ये कॉन्टिन्यूटी में रहता है। सो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये न्यूक्लियर एनवेलप भी प्रोड्यूस करता है आफ्टर ईच न्यूक्लियर डिविजन। अब हम पढ़ लेते हैं सबसे पहले द फंक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो पहला फंक्शन है कि इट सिंथेसाइजेस प्रोटीन्स। सबसे आसान फंक्शन, इट सिंथेसाइजेस प्रोटीन्स। इट आल्सो सिंथेसाइजेस लाइसोसोम एंड पॉलीपेप्टाइड्स। तो पॉलीपेप्टाइड्स और लाइसोसोम भी सिंथेसाइज करता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इज दैट इट फॉर्म्स एसईआर। अब जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही बनाता है। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब बहुत अच्छे से बहुत बड़े बड़े फंक्शन करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहला है इट सिंथेसाइजेस लिपिड्स। तो लिपिड्स का जो काम है सिंथेसिस का, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने पकड़ लिया, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड्स। तो ये सब चीजें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा है। इट ऑल्सो मेंटेन्स द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड and helps in the maintenance of RBCs and nerve cells। बहुत अजीब सा फंक्शन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि it maintains the level of glucose in the blood and helps in the maintenance of RBCs and nerve cells। Now it also synthesizes cholesterol। already हमने देख लिया कि लिपिड सिंथेसाइज कर रहा है, बाइल एसिड्स को सिंथेसाइज करता है, स्टीरॉइड हार्मोन्स को सिंथेसाइज करता है जैसे कि एल्डोस्टेरॉन एंड कॉर्टिसोल। It readily detoxify the drugs, aspirin, insecticides, pollutants, carcinogens। तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही बना है लेकिन बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है। पहला है synthesizing of lipids, maintaining glucose levels, readily detoxifying the drugs, the aspirin, insecticides, pollutants, carcinogens, etc. So this was all about the first membrane, the first organelle of the endomembrane system. So next we'll study about Golgi apparatus.